हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लाइट चैप्टर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, अभी तक लाइट चैप्टर के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, जिनके अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था कि लाइट में क्या क्या चीज़ें आती है। उसके बाद हमने लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में एलिमेंट्री आइडिया लिया था। ठीक है, फिर हम रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस से होता है, ठीक है, उनको हमने प्लेन मिरर कहा। ठीक है, और इसके अलावा फिर अभी और रिफ्लेक्शन की सरफेसेस हम देखेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उनके भी टाइप्स, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने इमेज फॉर्मेशन करना सीखा कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम उसमें उनका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, हमने नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला भी पढ़ा था, याद करो। ठीक है, हमने नंबर ऑफ इमेजेस, अगर दो प्लेन मिरर हैं वो थीटा एंगल पर है, तो उनकी वजह से जो नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट होती है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने बताया था 360 बाई थीटा कर देते हैं। ठीक है, 360 बाई थीटा कर देते हैं और उसकी वैल्यू एन आती है, उस एन की वैल्यू से अपन फाइंड आउट करते हैं। अगर एन एक इवन नंबर है, ठीक है, 2 4 6 ऐसा कुछ आ रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाती थी, n-1। ठीक है, अगर ओड है तो हम देखते थे कि यार ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा है कि नहीं रखा। अगर सिमेट्रिक रखा है तो हम n-1 कर देते थे, असिमेट्रिक रखा है तो एन रख देते थे। ठीक है, और अगर मान लो वो एक फ्रैक्शन में आता था तो जो उसका इंटीजर वाला पार्ट होता था उसको हम नंबर ऑफ इमेजेस में कंसीडर करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो ये थ्योरी हमारी अभी तक क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो पिछले 3 लेक्चर आपके देखे हुए होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम उनमें जो पढ़ाया गया है उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होती है। ठीक है, काफी चीजें न्यूमेरिकल हमें आने ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स की फील नहीं आएगी। ठीक है, तो फिजिक्स में अब तक हमने जो भी पढ़ा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन प्लेन मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन लेते हैं। आपको दिया गया है कि भाई ये एक इंसिडेंट रे है, ये इस मिरर सरफेस पर, मिरर सरफेस को वैसे इस तरह से बताते हैं, ये प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस दिख रही है आपको। ठीक है, प्लेन मिरर पे आपके इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है दैट इज 80 डिग्री, ये अपने को क्लियरली दिख रहा है फिगर के अंदर, है ना। और आपको इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस स्क्रीन को एक बार पॉज कर लें। ठीक है, पॉज करके और खुद इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे फिर आपका आंसर चाहे गलत आए चाहे सही आए, ठीक है, पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत अच्छी फील आएगी उससे। ठीक है, तो प्लीज आप स्क्रीन को पॉज करके और एक बार खुद सोल्व करके थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ठीक है, चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम ध्यान से देखें, बेसिकली जो लाइट है, ठीक है, उसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसको, उस पार्ट को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है वो ज्योमेट्री की हेल्प से अपन यूज करते हैं, न्यूमेरिकल को ज्योमेट्री की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादातर पार्ट जो है स्ट्रेट लाइन जा रही है, उनके बीच में एंगल्स कैलकुलेट करना है, ये सब ज्योमेट्रिकल पार्ट है। ठीक है, तो हमें वही चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, इसलिए इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये अपने पास 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अपन ये जानते हैं कि ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल आई कहलाता है, अपन जानते पढ़ चुके हैं यार। ठीक है, तो यानी ये वाला जो एंगल है ये आई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा बोलो। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, यानी ये कहलाएगा आर। ठीक है, अब याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपन ने पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट आया था वो क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
ठीक है। अच्छा यार ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, और टोटल 80 है, टोटल 80 है, तो बताओ ये कितना कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 80 का आधा आधा हो जाएगा भाई। जब दोनों बराबर ही है और टोटल 80 है तो हम क्या करेंगे, दोनों का आधा आधा कर देंगे, ठीक है। तो 80 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों 40 के बराबर है, 80/2 के बराबर, ठीक है। ये भी 40, ये भी 40, 40 + 40 कितना हो गया, 80, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि भाई एंगल आई और एंगल आर किसके बराबर हो जाएंगे, 40 के बराबर हो जाएंगे। अच्छा लेकिन मुझे आई और आर थोड़ी निकालना था, मुझे तो थीटा निकालना था यार, ठीक है। तो थीटा निकालना अपन को, देखो ध्यान से, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो ये नॉर्मल है, याद करो नॉर्मल का मतलब समझा था अपन ने, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये आपकी सरफेस है और ये परपेंडिकुलर, यानी ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। उस 90 डिग्री में से ये 40 है, ध्यान से देखना, ये पूरा 90 है, उसमें से ये 40 है, तो ये कितना बचा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल आई, यानी 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं, ये क्या कहलाता था, याद करो, इसका अपन ने नाम भी दिया था, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, तो इसको हमने कहा था दिस इज ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जो ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होता है, 90 माइनस 40, ठीक है, यानी कि 50 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। समझ में आया यहां तक, ठीक है। एक बार आराम से सॉल्यूशन को देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ध्यान से, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भाई दो मिरर हैं, ठीक है, प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर आपस में थीटा एंगल पर है, और यहाँ एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि नॉर्मल के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ज्योमेट्री की हेल्प से आपको इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार पूछ करके आप अपने हिसाब से ट्राई करें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अपन ये जानते हैं कि भाई ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, और ये आपके 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, सॉरी, तो ये 90 डिग्री आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। तो अब ये अगर 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये 50 है, तो ये भी कितना होगा, 50, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, अपन जानते ही है। इसके अलावा ये पूरा 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40। और मैंने बताया था कि अगर प्लेन सरफेस है, अगर प्लेन सरफेस है, तो ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, या यूं भी कह सकते हो कि ये पूरा 90 है, उसमें से ये 50 है, तो ये भी कितना होगा, 40, ठीक है। ये और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री आपको दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, टोटल सम होता है 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री माइनस, और अंदर वाले एंगल्स का सम कर देते हैं 90 + 40, ठीक है। 90 + 40 होगा 130, और 130 180 में से 130 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो इससे आपके थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है कि भाई दो प्लेन मिरर हैं जो आपस में 60 डिग्री पे जुड़े हुए हैं, और आपको बताना है कि अगर मैं इसके यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी कितनी इमेजेस बनेगी, ठीक है। ये सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट है, तो बताओ इसकी कितनी इमेजेस बनेगी, ठीक है। अच्छा अब देखो, पहले इसको आप ट्राई कर लो। चलो अब देखते हैं, तो इसमें
हम जब भी नंबर ऑफ इमेजेस की बात होती है तो हम क्या करते हैं 360 अपॉन थीटा करते हैं। क्या करते हैं 360 अपॉन थीटा। तो यहाँ पर अपन कर देते हैं नंबर ऑफ इमेजेस के लिए 360 अपॉन थीटा करते हैं। 360 अपॉन थीटा क्या होता था, दोनों मिरर के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 है तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस आई वो कितनी आई 6 आई। ठीक है, ये नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है बेसिकली, अभी 360 अपॉन थीटा की वैल्यू आई 6। ठीक है, जिसको हम n बोलते थे, याद करो। तो n की वैल्यू आपके 6 आ रही है और ये कैसा है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर होता है तो मैंने कहा था कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है, नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी हो जाती है n-1। ठीक है, यानी 6-1। ठीक है, 6-1 दैट इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस आपके 5 आ जाएगी इस केस में। चलो इसको ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना बिल्कुल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर की तरफ x मीटर पर सेकंड से आ रहा है और उसकी इमेज यहाँ बन रही होगी कहीं पर। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इमेज भी मिरर के पास आएगी। अब आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज अपीयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कितनी रफ्तार से इमेज अपनी तरफ आती हुई नजर आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो इसको। चलो तो देखो ध्यान से, ये आपके पास मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी। ये इधर आ रहा है x मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में x मीटर पास आ जाता है। ठीक है, मान लो कि ये डिस्टेंस 10 मीटर थी और 1 सेकंड बाद ये यहां आ जाता है और ये डिस्टेंस है मान लो 8 मीटर। तो ऑब्जेक्ट कितना चला, 2 मीटर। अब ये तो अपन जानते हैं कि इमेज की पोजीशन मिरर से उतनी डिस्टेंस पर होती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिरर से होती है। तो इमेज भी पहले कहां बन रही होगी, 10 मीटर पर, और अब कहां बन रही होगी, 8 मीटर पर। ये क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर चला तो इमेज भी 2 मीटर चली, राइट। ऑब्जेक्ट 2 मीटर पास आया मिरर के तो इमेज भी 2 मीटर पास आ गई मिरर के। क्लियर है? तो ध्यान से सोचो, तो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस थी 10 + 10 दैट इज 20 मीटर। और अभी कितनी है, 8 + 8 दैट इज 16 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले 20 मीटर था अब कितना हो गया, 16 मीटर। जबकि ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से। 1 सेकंड में 2 मीटर चला था। तो जो ऑब्जेक्ट की रफ्तार है वो है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्चुअली में उनके बीच की दूरी कितनी कम हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है उसको इमेज अपने से 4 मीटर 1 सेकंड में पास आती हुई नजर आ जाएगी, जबकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में 2 मीटर चला है।
तो इसका मतलब जो रफ्तार ऑब्जेक्ट की होगी यानी x मीटर पर सेकेंड, उससे डबल रफ्तार से ऑब्जेक्ट को इमेज अपने पास आती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की रफ्तार है x मीटर पर सेकेंड, तो जो स्पीड ऑफ इमेज होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट को जो नजर आ रहा है इमेज, इमेज की रफ्तार ऑब्जेक्ट को जो नजर आ रही है उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वो कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 2x के बराबर। अब रही बात डायरेक्शन की, अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में आ रहा है तो इमेज किस साइड में आ रही है? लेफ्ट साइड में। अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव बोलूं तो लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। यानी कि जो इमेज की रफ्तार है वो ऑब्जेक्ट की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में उसे नजर आएगी। इसलिए आपका आंसर एक्चुअली में होगा -2x। ऑल्दो स्पीड की वैल्यू बात करें, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड जो है वो तो 2x नजर आएगी। बट अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, ठीक है, तो वो एक्चुअली में -2x मीटर पर सेकेंड नजर आएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक बार इसको उतार लो आराम से। चलो अब देखते हैं। अपने को दिया है कि यार है ना, दो मिरर है जो आपस में 70 डिग्री एंगल पर है। एक रे जो है वो लोअर मिरर के पैरेलल आती है और ये दो बार रिफ्लेक्शन करती हुई इधर निकल जाती है। पता नहीं किधर जाएगी, जरूरी नहीं ये इसके पैरेलल हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, पर ये इस तरह से निकल जाती है। तो आपको बताना है कि जो इंसिडेंट रे है वो टोटल कितनी डेविएट हुई, ठीक है, यानी इस डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब सोचते हैं कैसे करें इसको। ठीक है, अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो। चलो देखते हैं। तो अपन ये जानते हैं कि ये रे और ये सरफेस पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जितना इस सरफेस से एंगल बनाएगी उतना ही सरफेस से बनाएगी, यानी एंगल भी 70 होगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अब अगर ये 70 होगा, ध्यान से समझो, ये इस सरफेस पर इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये एक प्लेन सरफेस है, तो ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगी, यानी ये भी 70 होगा। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब मैं इसको सपोज करो थीटा बोल देता हूं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल था 180, उसमें से 70 प्लस 70 को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 140। 180 में से 140 यानी कि 40 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो थीटा की वैल्यू 40 आ गई। अब क्या करें भाई, मुझे तो ये निकालना है यार डी, क्या करें सोचो। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ करूं और इस एंगल को सपोज करो मैं फाई बोल देता हूं, फाई भी एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है वैसे फाई भी रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरा एंगल बताना था इसलिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन ले लिया। ठीक है, तो फाई ले लिया मैंने। अब सोचो कि है ना, अगर ये फाई है तो इस फाई की वैल्यू कितनी होगी? भाई ध्यान से देखो, तो ये नॉर्मल है ना यार, नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 होगा, उस 90 में से ये थीटा गया तो फाई आ जाएगा, यानी कि फाई बराबर 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस 40, दैट इज 50।
तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब मुझे तो डी निकालना था यार, ठीक है चलो। तो अगर ये फाई हुआ तो ये भी कितना होगा फाई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है ना यार, ठीक है। तो ये भी कितना होगा फाई। तो अगर ये डी है तो ये पूरा डी होगा, होगा या नहीं होगा भाई। ये लाइन और ये पैरेलल है और ये सेम लाइन है, ये इन दोनों को कट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो जो ये होगा वही पूरा का पूरा ये एंगल होगा, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा थीटा प्लस 2 फाई, 40 प्लस 2 इंटू 50, ये हो जाएगा कितना 140 डिग्री। क्लियर हुआ, कोई डाउट है? चलो तो आज ये न्यूमेरिकल्स अपन ने ले लिया प्लेन मिरर से रिलेटेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे स्फेरिकल मिरर पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।